पर्सनल फाइनेंस के खास शो योर मनी में। तो शो के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं। अगर आप भी योर मनी से जुड़ना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर लाइव के दौरान भी आप अपने सवाल हमारे पास छोड़ सकते हैं। हम अपने गेस्ट से उस पर जवाब लेंगे। तो आज भी हम दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे, क्वेरीज के आंसर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे खास मेहमान आज CEO वाइज इन्वेस्ट हेमंत रुस्तगी साहब। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम चाहते हैं कि कार्यक्रम शुरू करने से पहले सोने की थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि सोना जो है पिछले काफ़ी महीनों से छाया हुआ है और नए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। लोगों को लगता है कि चलो सोना चढ़ गया, सेफ हार्बर लोग ले रहे हैं, फिर अब यहाँ रुकेगा, लेकिन फिर उसके बाद एक नया दौर देखने को मिलता है। चल क्या रहा है इस वक्त सोने की लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो क्या चल रहा है इस वक्त सोने में? जी मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो गोल्ड की जो बुल रन है वो एक्चुअली ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। बट अगर हम करंट ईयर की बात करें तो इस साल में गोल्ड का जो रिटर्न है वो करीब करीब 40% का है। मतलब अगर हम जनवरी से लेके अभी तक देखें तो आपने बिल्कुल सही कहा, गोल्ड में जो बुल रन है वो काफी तूफानी है कह सकते हैं। उसके कुछ कारण है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज एन इन्वेस्टर हम समझें कि उसके कारण क्या है। एक तो जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो अनसर्टिनिटी है, उसमें चाहे हम यूएस डॉलर की वीकनेस देखें, वो एक इम्पॉर्टेंट है। यूएस टैरिफ की वजह से जो अनसर्टिनिटी है, और अब जो बात चल रही है वो ये है कि फेड जो है वो यूएस में रेट कट करने वाले हैं। स्पेशली जो लास्ट 2 रिपोर्ट आई, जॉब रिपोर्ट्स, उसके बाद लग रहा है, और फेड चेयरमैन ने इंडिकेट भी किया था। अब तो इनफैक्ट बाजार मान के चल रहा है कि ये रेट कट होने ही वाला है, और सिर्फ अटकलें सिर्फ ये लगाई जा रही है कि वो एक रेट कट होगा इस साल, 2 होगा कि 3 होंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि जो सेंट्रल बैंक है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो सोने की बाइंग करते आ रहे हैं। हालांकि उनकी बाइंग जो है वो पहले से कम है, लेकिन अभी भी उनकी बाइंग जो है वो एकदम बरकरार है। तो क्लियरली ये कुछ 4-5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड में जो है काफी तेजी है। इनफैक्ट जो प्राइस आज हम देख रहे हैं, लग रहा था कि शायद साल के आखिर तक देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 40% का रिटर्न है ये साल के अंदर। देखिए, यहां से गोल्ड की जो चाल है वो डिपेंड करेगी 2-3 फैक्टर के ऊपर। ये जो हमने फैक्टर्स की बात की जिसकी वजह से गोल्ड में हमें तेजी देखने को मिली, इनमें से अगर कुछ चीजें बदलती हैं, मान लीजिए यूएस टैरिफ के बारे में सर्टेनिटी आती है, या रेट कट जो है उतना नहीं होता जितना मार्केट अनुमान लगा के चल रही है, या जियो पॉलिटिकल इश्यूज में अगर कुछ सुधार आता है, तो ऑब्वियसली ये जो बुल रन है वो थम सकता है। थोड़ी करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल मुझे लगता है अभी भी गोल्ड में तेजी है। ऑफ कोर्स, एज एन इन्वेस्टर हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा सा मॉडरेट करने की जरूरत है। अभी तक जो इस साल में मिला है वो उसकी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आगे की चाल वो डिपेंड करेगा कि इन फैक्टर्स में किस तरह का हमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है। तो आप क्या कहते हैं, सोने में पैसा लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो कैसे लगाना चाहिए? रास्ता क्या होना चाहिए? फिजिकल गोल्ड में जाना चाहिए या ETF में जाना चाहिए, डिजिटल गोल्ड में जाना चाहिए? और इन सब का रैशनल क्या हो सकता है? क्या कारण होने चाहिए हमें अलग अलग एसेट में अगर हम जाना चाहें तो? जी मनोज जी, बिल्कुल। देखिए, जहां तक हम गोल्ड की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में हमेशा गोल्ड की थोड़ी जगह रहती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कैसे निवेशक हैं, आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी निवेशक हैं जो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन पोर्टफोलियोज में रियली इस समय पे अगर हम बात करें तो ये टेक्टिकल एलोकेशन है जो आपको इतने लंबे पोर्टफोलियो में करनी चाहिए। ऑफ कोर्स, अगर आपके मुझे पास ऐसा पैसा है जो अगले 2-3 साल का है और आपको लगता है कि आपको एक मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, तो आप डेफिनेटली कुछ पैसा आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो। उसमें निवेश करने के 2-3 तरीके हैं। देखिए, फिजिकल गोल्ड तो ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी अच्छी ऑप्शन नहीं है। या तो आप गोल्ड ETF खरीद सकते हैं। गोल्ड ETF जो है बहुत ही आसान तरीका है आपको गोल्ड खरीदने का।
लेकिन उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ब्रोकिंग अकाउंट होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोलना है। तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, जैसे गोल्ड सेविंग फंड्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या जो मल्टी एसेट फंड्स होते हैं जिनमें कुछ हिस्सा गोल्ड सिल्वर में होता है, वो भी एक तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका है जो डिजिटल गोल्ड होता है, वो आप ले सकते हैं, बट अगेन वो आई थिंक ज्यादा सुटेबल है अगर आपको बहुत छोटी छोटी रकम उसमें लगानी है। तो अलग अलग तरीके हैं। पहला डिसीजन तो आपको ये लेना है मनोज जी कि आपको गोल्ड में पैसा लगाना है कि नहीं। जैसा मैंने कहा कि अगर आप अपनी एसेट एलोकेशन को फॉलो करके लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको चेंज मत कीजिए। थोड़ी सी अगर कहीं पे आपको टेक्टिकल एलोकेशन करनी है या 2-3 साल का पैसा है उसमें कुछ लगाना चाहें तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। और ये कुछ तरीके हैं जैसा मैंने बताया जो काफी सही तरीके हैं अगर आपको गोल्ड में कुछ एक्सपोजर लेना है तो। ये बताइए कि अब यहाँ से आगे 4-5 साल में क्या रिटर्न आपको दिखाई देता है, और कॉस्ट क्या आती है गोल्ड को अगर हम इन्वेस्टमेंट का जरिया बनाते हैं? टैक्सेस वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ, तो कॉस्ट क्या आता है इस हिसाब से? देखिए, जहां तक आगे का सवाल है 4-5 साल की अगर हम बात करें तो देखिए ओवर ए लॉन्गर टर्म ऑब्वियसली पिछले 3 साल के रिटर्न, जैसे मैंने कहा बुल रन चल रहा है तो काफी अच्छे रिटर्न है। बट उससे लंबा समय देखेंगे तो ऑब्वियसली इस तरह के रिटर्न तो नहीं मिलते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, बहुत क्लैरिटी है टाइम होराइजन पे, तो फिर वहां पे इक्विटी अभी भी आपको बेटर रिटर्न दे सकती है। बट डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेफिनेटली देख सकते हैं। जहां तक चार्जेस का सवाल है, देखिए अगर आप डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो आपको जीएसटी पे करना है, अगर फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो भी जीएसटी पे करना है। अगर आप ईटीएफ लेते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे जीएसटी नहीं है, लेकिन जो एक्सपेंस रेशो होती है वहां पे उसके ऊपर आपको थोड़ा जीएसटी पे करना पड़ता है, जो एक्सपेंस का ही हिस्सा होता है। तो अदरवाइज जो ईटीएफ है वो मुझे लगता है काफी एफिशिएंट है। चाहे वो टैक्सेशन हो, वहां पे अगर आप 1 साल के बाद अगर पैसा निकालते हैं तो आपको 12.5% का टैक्स देना है। शॉर्ट टर्म ऑफकोर्स आपकी इनकम में वो ऐड होगा, तो टैक्स एफिशिएंट भी है, रिटर्न्स भी, और मुझे लगता है ओवरऑल एक्सपेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ईटीएफ एक अच्छा जरिया है। बट लेकिन वो उन्हीं के लिए मुझे लगता है सुटेबल है जिनके पास ऑलरेडी एक डीमेट अकाउंट है। अदरवाइज जैसा मैंने कहा गोल्ड सेविंग फंड है या फिर जो मल्टी एसेट फंड है, उनको आप देख सकते हैं। और फिजिकल गोल्ड के बारे में क्या राय है आपकी? क्योंकि सबसे कॉमन जो तरीका रहा है अब तक ट्रेडिशनल हमारा, वो फिजिकल गोल्ड का रहा है। तो फिजिकल गोल्ड पर क्या आपकी राय है निवेश के लिहाज से? क्योंकि उसका एक डबल पर्पस भी लोग देखते हैं कि चलो अभी गहना ले लेते हैं, बाद में काम आएगा। उस हिसाब से ये समय कैसा है गोल्ड खरीदने के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जहां तक इन्वेस्टमेंट की सवाल है, उसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो फिर फिजिकल गोल्ड तो ना तो इस समय पे ना तो उससे पहले कभी भी एक अच्छा तरीका था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे देखिए रिस्क है। आप फिजिकल गोल्ड रख रहे हैं या अगर कहीं लॉकर में रख रहे हैं तो उसका चार्जेस है, मेकिंग चार्जेस है, उनके ऊपर भी जीएसटी है। तो आई थिंक मुझे किसी भी एंगल से अगर आप देखें, अगर स्पेसिफिकली अगर आपका पर्पज इन्वेस्टमेंट करने का है, तो मुझे नहीं लगता, और इवन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें लॉन्ग रन में, तो मुझे लगता नहीं कि फिजिकल गोल्ड एक सही तरीका है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो जैसे मैंने कहा कि काफी सारी एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको गोल्ड में एक्सपोजर देंगी, और जब भी आप चाहें उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करना, उसको बेच के आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी पूरी है और आई थिंक टैक्स एफिशिएंट भी है। तो फिजिकल गोल्ड तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, स्पेशली अगर आपका गोल जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का है। जी, तो गोल्ड के संदर्भ में एक देखिए बहुत क्लियर कट टेक अवे दिया है हेमंत रुचि साहब ने कि अगर निवेश के हिसाब से आप सोना सोच रहे हैं तो आपको अलग तरीके से सोचना चाहिए, और कोई उसका उपयोग आप देख रहे हैं तो तब आपको फिजिकल गोल्ड के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ सोने को लेकर काफ़ी क्लैरिटी दी है इस वक्त, मौजूदा वक्त में, और चर्चा में है सोना। आप CNBC आवाज़ से लगातार जुड़े रहें तो हर एक एसेट क्लास के साथ सोने की भी बात आती है, उसकी हर चाल भी आपको पता चलेगी, और क्या करना है नहीं करना है इसके बारे में लोगों की, विशेषज्ञों की राय भी आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल हम शुरू करते हैं योर मनी में अपने कॉलर्स को लेने का सिलसिला। अजय कुमार यादव हैं मुंबई से हमारे साथ, 34 साल के हैं, 24,000 की SIP ऑलरेडी कर रहे हैं, 22 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इनके कुछ सवाल हैं और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। पूछिए अजय जी अपना सवाल। तो अजय जी का कनेक्शन हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आई है। इनके पास ICICI प्रू रिटायरमेंट फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, कोटक मल्टी कैप है,
इन्वेस्को इंडिया है लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, बंधन स्मॉल कैप फंड है, काफ़ी फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। हेमंत जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? पोर्टफोलियो रिव्यू ही इनकी मेन क्वेरी थी। जी, आई थिंक देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इन्वेस्टमेंट जो एसआईपी से वो कर रहे हैं, वो करीब 22 साल के लिए कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पहले तो मैं स्ट्रेटेजी की बात करूंगा कि जब भी आपके पास इतना लंबा समय हो, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, और जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विटी बाय नेचर जो है वॉलेटाइल एसेट क्लास है, तो एक डिसिप्लिन अप्रोच एसआईपी की बहुत ही अच्छी अप्रोच है, क्योंकि फिर आपको मार्केट को टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एवरेजिंग का फायदा उठाते हैं। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है इक्विटी में इन्वेस्ट करने की 22 साल तक। तो वो डेफिनेटली इनको कंटिन्यू करनी है। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, मुझे लगता है ब्रॉडली जो भी इन्होंने फंड लिए हैं वो काफी अच्छे हैं कैटेगरी वाइज और फंड वाइज। बट एक ही फंड है जो रिटायरमेंट फंड है इनके पोर्टफोलियो में। मुझे लगता है कि रिटायरमेंट फंड का कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक फायदा आपको नहीं होता है। इनफैक्ट जो बाकी फंड्स हैं उनके पास, वो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में वो जो फंड्स हैं उनमें रिटायरमेंट फंड से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता है। तो मैं ये चाहूंगा कि वो कंसिडर करें कि जो अपनी एसआईपी है रिटायरमेंट फंड में, जो अभी तक इन्वेस्टमेंट है वो रखें उसको, जो भी उसका समय उनको रखना है वो रख सकते हैं। बट फ्रेश पैसा जो है यहाँ से वो उसको बंद करके, अगर जो एग्जिस्टिंग दो फंड्स हैं उनके पास, कोटक मल्टी कैप और मोतीलाल ओसवाल, उनमें अगर ये आधा आधा पैसा लगा दें, 4,000 की जो एसआईपी कर रहे हैं वो इन दोनों में अगर डिवाइड कर दें, वो ऐड कर दें, तो मुझे लगता है लॉन्ग रन में वो उनके पोर्टफोलियो के लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए, तो हमें उम्मीद है अजय जी को जवाब मिल गया होगा अपनी क्वेरी का। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। डॉक्टर वीजी साद है इंदौर से हमारे साथ, 48 साल के हैं, 30,000 की ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं, 9 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिएट कर चुके हैं, 10 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य है, और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी भेजा है। साद साहब, अपना सवाल पूछे। जी सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो मेरा पोर्टफोलियो दिख रहा है, इसमें कुछ करेक्शन की गुंजाइश है कि ये सही चल रहा है? मेरे पास एक थीमेटिक फंड भी है, टाटा डिजिटल इंडिया वाला, और बाकी फ्लेक्सी कैप है जिसमें 10,000 कर रहा हूँ मैं। तो या तो कुछ लोग बोल रहे हैं मल्टी कैप लीजिए, ये लीजिए, तो आपके हिसाब से क्या सजेशन रहेगा इसके अंदर? चलिए, तो मेन कंसर्न पोर्टफोलियो है हेमंत जी इनका। देखिए मनोज जी, पहले डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि वो 30,000 की जो उनकी एसआईपी चल रही है, करीब करीब 10 साल का समय है इनके पास, और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो उनका 9 लाख का बना हुआ है। तो इनका जो टारगेट है वो 1.5 करोड़ का। अनफॉर्चुनेटली अगर हम 12% का रिटर्न भी मान के चले यहाँ से, तो उनका जो टारगेट है वो तो पूरा नहीं होगा। करीब मेरे हिसाब से करीब 1 करोड़ का जो कॉर्पस वो बना पाएंगे। अब उनको जो बाकी जो गैप है उसको पूरा करने के लिए दो तरीके हैं। या तो वो अपनी एसआईपी को 25,000 रुपये से बढ़ाएं, यानी 30 को 55,000 करना होगा उनको, या फिर जो स्टेप अप एसआईपी है वो काफी अच्छा तरीका है अपनी एक बड़े से बड़े कॉर्पस को अचीव करने के लिए। तो वहां पे उनको 15% से अपनी एसआईपी को हर साल बढ़ाना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर ध्यान दें कि किस तरीके से उनको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना है ताकि अपने गोल को पूरा कर सके। जहां तक इनके पोर्टफोलियो का सवाल है, देखिए जैसा उन्होंने कहा कि एक सेक्टर फंड है इनके पास, बाकी जो फंड्स हैं वो चारों के चारों फंड काफी अच्छे हैं। जो सेक्टर फंड की प्रॉब्लम क्या है कि एक तो हमने देखा आईटी एज ए सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा, और अभी भी कुछ समय तक कोई क्लैरिटी नहीं है उसके ऊपर। दूसरी बात, सेक्टर फंड में एंट्री और एग्जिट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा एनालाइज करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आईटी में आपके पास ऑलरेडी हर काफी फंड्स के द्वारा आपके पास दिग्गज कंपनियां और मिड कैप कंपनीज में एक्सपोजर होगा। तो इशू ये होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपोजर है पोर्टफोलियो में, तो क्या आपको अलग से सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना है? मेरे हिसाब से एक आम निवेशक को सेक्टर फंड से दूर रहना चाहिए। इनके पास दो ऑप्शन है। बाकी फंड जैसा मैंने कहा काफी अच्छे हैं, या तो वो एक और लार्जर मिड कैप देख लें, बंधन लार्जर मिड कैप, और अगर मल्टी कैप देखना है तो फिर कोटक मल्टी कैप को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है दोनों में से कोई भी ऑप्शन लीजिए, वो आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है, क्योंकि तीनों सेगमेंट में आपको ऑलरेडी एक्सपोजर मिल रहा है। आपके पास स्मॉल कैप फंड भी है, आपके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड भी है, और एक मिड कैप, दो लार्जर मिड कैप हो जाएंगे तो दोनों में आपको मिड कैप का भी एक्सपोजर मिल रहा है। तो तीनों सेगमेंट में आपके पास एक्सपोजर है, जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इक्विटी फंड पोर्टफोलियो के लिए।
जी, तो चलिए डॉक्टर साहब को जब आप मिल गया होगा और जो आप बता रहे थे हेमंत जी, हर बार हर एक दर्शक के सवाल में सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो को लेकर ही जिज्ञासा होती है। तो एक 10-12 साल के लिए आमतौर पर लोग प्लानिंग करते हैं कम से कम। क्या फंडामेंटल्स होने चाहिए? कैसे पोर्टफोलियो अगर हम सोचते हैं एक जनरल प्रिंसिपल उठाएं तो क्या होगा वो? जी मनोज जी, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए, एक एक तरीका है अपना पोर्टफोलियो बनाने का। तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि आपकी एसेट एलोकेशन कितनी हो। एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि आप डिफरेंट एसेट क्लासेस यानी इक्विटी, डेट, गोल्ड, उसमें कितना पैसा लगाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एक गोल बना के चलते हैं अलग अलग, और आपके पास समय पता हो आपको कितना समय है, तो जितना लंबा समय होगा वो इक्विटी में जाएगा पैसा। अगर मीडियम टर्म का पैसा है तो वो इक्विटी और डेट दोनों यानी हाइब्रिड। और अगर शॉर्ट टर्म का पैसा है तो आपको ऑब्वियसली कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना, तो वहां पे फिर डेट जो है आपके पोर्टफोलियो में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार आपने ये डिसाइड किया, उसके बाद आपको फंड चुनने हैं। अगर आप सीधे फंड में जाएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, या तो फिर पोर्टफोलियो को थोड़ा कंजर्वेटिव बना रहे हैं। फंड कैसे चुनेंगे? स्पेशली अगर हम इक्विटी फंड की बात करें, मार्केट के 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तीनों में एक्सपोजर बहुत जरूरी है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि इक्विटी बाय नेचर एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। तो हमेशा आपका जो बायस है यानी थोड़ा एलोकेशन हमेशा प्रोपोर्शनेटली लार्ज कैप में ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप। वो लेने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो अलग अलग फंड लीजिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल का, या फिर जो कैटेगरीज है मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, उसके द्वारा आप करें। उन फंड्स को चुने जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क या जो पीयर ग्रुप है उसकी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया है। आप टॉप ऑफ द चार्ट फंड के पीछे जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर क्वार्टर में वो फंड चेंज होगा। कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड जो कंसिस्टेंटली अपने पीयर ग्रुप की एवरेज या तो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, वो आपके लिए एक बेहतर फंड है। तो ये एक प्रोसेस है, मुझे लगता है उसको आप फॉलो करें तो इन्वेस्टमेंट करना नहीं सिर्फ आसान होगा, बल्कि आपके जो भी गोल्स होंगे उनको पूरा करने में काफी मदद मिलेगी आपको। जी, तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं, बीच बीच में हम इनको बार बार लाते हैं ताकि आम तौर पर जो भी हमारे दर्शक हैं उनको एक नज़रिया मिल पाए इसके लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कुछ और क्वेरीज हैं हमारे पास, ब्रेक के बाद लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। अब हम ले रहे हैं आपने कॉल व्यूअर्स की क्वेरीज, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सौरभ यादव, 33 साल के हैं, 21,000 की मंथली एसआईपी कर रहे हैं, पोर्टफोलियो वैल्यू 4.5 लाख के करीब इन्होंने 46,000 बनाई है अभी, और सालाना स्टेप अप प्लान भी है इनका 5% का। सौरभ जी पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं एनपीएस भी करता हूँ सर। एनपीएस में भी मेरा लगभग 35,000 के आसपास कटता है सर। ठीक है। और उसमें सर 35 लाख हमारा कॉर्पस है एनपीएस में। और सर मैं एसआईपी तो अभी सर 15 जुलाई मेरा बर्थडे था, तो उसी टाइम मैंने स्टार्ट किया सर। ओके। और सर मैं जो फंड सर मैं चयन किया हूँ, मैंने सर आपको व्हाट्सअप किया है।
और उसमें सर एडलवाइज मिड कैप क्या सर मेरा फंड सही है या बंधन स्मॉल कैप, सर ये दो फंड मैं जानना चाह रहा था सर क्या सही है और मेरा गोल अचीव हो जाएगा सर कि नहीं, आप मुझे कुछ परिवर्तन करना है या नहीं सर? गोल्स क्या हैं आपके? सर मेरा गोल सर टोटल 12,000 मैंने लिखा है जी, वो मैंने रिटायरमेंट और एनपीएस को इसको दोनों इंक्लूड करके लिखा है सर। ठीक है जी हेमंत जी, बताएं इनके लिए समाधान। देखिए मनोज जी, सबसे अच्छी बात यह कि सौरभ ने अपने जो गोल्स हैं उनको अच्छे से डिफाइन किया। 3 गोल्स उन्होंने बताए हैं। बच्चों की हायर एजुकेशन है, उनकी शादी और उनका क्विक रिटायरमेंट, समय कितना है वो भी बताया है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है करंट, जैसा उन्होंने कहा कि 21,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 5% का कमिटेड है कि वो स्टेप अप करेंगे और करीब करीब 35,000 रुपए इनकी एनपीएस में इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहां पे भी इन्होंने कहा कि वो स्टेप अप करेंगे। तो आई थिंक एक एक करके देखते हैं पहले इनका गोल्स के लिए क्या करना होगा। तो जो पहला जो गोल है बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसमें उनको जो 13,000 की एसआईपी वहां एलोकेट करनी होगी आउट ऑफ 21,000। और जो स्टेप अप है उनको वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो 5% से वो गोल पूरा होगा नहीं, तो करीब 15% से उनको अपनी एसआईपी ये वाली बढ़ानी होगी। दूसरा, जो बच्चे की शादी के लिए जो उन्होंने टारगेट रखा है, उसमें वो बाकी की जो 8,000 की एसआईपी है वो एलोकेट करें और वहां पे जो स्टेप अप करना है वो 10% से करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है सौरभ, आपको ध्यान रखना होगा कि ये 2 गोल्स के लिए, क्योंकि आपके टारगेट जो है काफी एम्बिशियस है, तो आपको स्टेप अप थोड़ा ज्यादा करना होगा। अब हम आते हैं इनके रिटायरमेंट के ऊपर। बड़ा गोल है, 12 करोड़ का कॉर्पस इनको चाहिए। तो जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है एनपीएस पे और जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है 35 लाख का, वो पूरा का पूरा अगर हम रिटायरमेंट के लिए रखें तो मेरे हिसाब से जो उनका जो टारगेट है उसके साथ में जो एसआईपी है इनकी, देखिए जो दूसरा जो गोल है उनका, उसमें समय है करीब उनके पास 20 साल और जबकि रिटायरमेंट उनकी 30 साल है। तो ये पूरा का पूरा पैसा 21,000 अगले 10 साल पूरा का पूरा पैसा जो है एलोकेट करेंगे रिटायरमेंट के लिए। और जो सेकंड गोल है, एक पहला वाला जो हमने बच्चों के एजुकेशन के लिए कहा था 13,000, जो 15 साल के बाद कंप्लीट हो जाएगा, वो भी 15 साल बाकी है। तो 13,000 की एसआईपी वो 15 साल और 21,000 की एसआईपी आखिरी के 10 साल। और एनपीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो विद स्टेप अप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो स्टेप अप आप यहां करने वाले थे, वो स्टेप अप का अमाउंट आप अपनी बाकी एसआईपी में यूज कीजिए। तो इसमें करीब करीब आपको 13 या 13.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। तो रिटायरमेंट का गोल पूरा होगा, बाकी 2 गोल्स भी पूरे होंगे आपके। सिर्फ कुछ समय के लिए आपको अपनी स्टेपअप को वो जो है 5% की बजाय 15 और 10% पे बढ़ाना है। पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल सही है। इडलवाइज मिड कैप में भी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड तो नहीं है, और भी फंड्स हैं जो बेहतर हो सकते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप हो सकता है या इन्वेस्को का मिड कैप हो सकता है। बट ये एक डिसेंट फंड है, अगर आप चाहें तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से जो 2 फंड मैंने कहा है उसमें से बदल भी सकते हैं। बाकी फंड्स आपके बिल्कुल सही हैं। थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट है, इंपॉर्टेंट गोल्स हैं आपके, थोड़ा सा मॉनिटरिंग में ध्यान रखिए और जो मैंने बताया है उसको अगर आप फॉलो करें तो मेरे हिसाब से मैंने एनपीएस में 10% का रिटर्न मान के चला हूं और इक्विटी में 12% का, तो आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। बट मॉनिटरिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। जी, तो मॉनिटरिंग ठीक रखें और जो प्लान बताया है उसके सामने उसका ध्यान रखें। अगले कॉलर हमारे साथ नीरज सिंह हैं, कानपुर से, 31 साल के हैं और मंथली एसआईपी 15,000 की कर रहे हैं। 2.25 लाख के करीब पोर्टफोलियो वैल्यू ये बना चुके हैं। और नीरज हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पे। नीरज फ़ोन लाइन पे नहीं है तो मैं इनकी पूरी क्वेरी भी बता दूं कि ये 10% सालाना स्टेप अप के मूड में भी है। 15 साल में 15 करोड़ 1.5 करोड़ का लक्ष्य है इनका और इनके पास कुल मिला के 6 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। तो बताएं रुस्तगी साहब, क्या सलाह रहेगी आपको, कितना सही लग रहा है इनका पोर्टफोलियो इस वक्त आपको? जी देखिए, यहाँ पे भी इनके टारगेट से शुरू करते हैं। जैसा आपने बताया कि 15,000 की एसआईपी है और 15 साल का समय है और अभी तक उन्होंने कोई 2,18,000 का कॉर्पस बनाया है। 10% की स्टेप अप करना चाहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के लिए, स्पेशली जब आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों में एक डिसिप्लिन रहे। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते रहे, तो स्टेप अप एसआईपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलते हैं तो इनका जो टारगेट है 1.5 करोड़ का वो पूरा होगा। तो टारगेट पूरा करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑफ कोर्स चैलेंज ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन आप
अपनी इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक कंटिन्यू करें, और जो आपने एक डिसिप्लिन अप्रोच का जो आपने अपने आप से जो वायदा किया है कि आप 10% से उसको बढ़ाएंगे, उसको आप कमिटेड रहें, तो आप डेफिनेटली अपना टारगेट पूरा करेंगे। इनके जो फंड है, बिल्कुल मनोज जी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, चाहे वो कैटेगरी वाइज देखूं, चाहे मैं फंड की कंसिस्टेंसी से देखूं या क्वालिटी ऑफ फंड देखूं, तो आई थिंक इन्होंने काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, उसको ये कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए, ये फंड आज अच्छे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 15 साल तक ये अच्छे रहेंगे। मॉनिटरिंग करते रहिए, जब जरूरत पड़े तो बदलाव कीजिए, बट अदरवाइज एज ऑफ नाउ आई थिंक पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है, आप कंटिन्यू करते रहिए। चलिए, तो क्वेरीज हो गई पूरी। अब हेमंत जी, चलते चलते अपने 4 टॉप फंड्स आप जरूर बता दें हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, अगर हम इक्विटी की बात करें तो एक मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप में 2 फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड और बंधन लार्ज एंड मिड, और फ्लेक्सी कैप में मैं चाहूंगा कि जो निवेशक इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस समय पे, वो HDFC फ्लेक्सी कैप को देख सकते हैं। तो ये 4 फंड है, चाहे आप एग्जिस्टिंग निवेशक हों, चाहे आप नए निवेशक हों, ये फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करके शामिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत साहब, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। योर मनी में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दें कि आप भी चाहें तो अपने बचत को सही जगह प्लेस करने के लिए, अपने बचत पर मोटी कमाई के लिए अपने सवाल हमें भेज सकते हैं ईमेल पर भी, yourmoney@nw18.com पर, या फिर व्हाट्सएप के जरिए 7045220000 पर, या आप चाहें तो लाइव के दौरान एक्स पर या फेसबुक पर आप हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। नमस्कार।